से निकल के तो एवरेज करने के लिए आप है ही नहीं पोजीशन, हाउ विल यू डू एवरेजिंग? दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। ओके, नाउ विद दैट आई वुड लाइक टू टेक यू, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर लेके जाना, क्योंकि कुछ टेक्निक्स है, मुझे काफी होंगी, आज मैं जो कुछ जानता हूं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कुछ टेक्निक है जिससे मार्केट डायरेक्शन चेक करते हैं लोग। ओके, तो कैसे करते हैं और क्या क्या आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ अगर आप थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ये जस्ट मैं एक ग्राफ, एक ब्रीफ आइडिया दूंगा आज, एक सुपरफिशियल आइडिया होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू लेके जाऊंगा कि ये तरीके से लोग करते हैं। आपको जो जमेगा, आपको जो समझ में आएगा, यू कैन ट्राई दैट, यू कैन बैक टेस्ट इट एंड यू कैन अप्लाई इट इन योर ट्रेडिंग ऑल्सो। सो पहला तरीका होता है फंडामेंटल तरीका। काफी लोग फंडामेंटल्स देख के मार्केट डिसाइड करते हैं, जैसे मार्केट का पी रेशियो निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं, जनरली श्रिंक होता हुआ देखते हैं, उसमें देखा कैसे जाता है वो भी समझा देता हूँ। एक ब्रीफ आइडिया है, थोड़ा डिटेल में वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे एक ब्रीफ आइडिया ही है बिकॉज आई डोंट अप्लाई दिस। तो आइडिया कहता है कि ना पी रेशियो देखा जाता है। पी रेशियो क्या होता है, स्वेल होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक लेवल पे हो जाता है पी रेशियो, तब ये माना जाता है कि ना मार्केट इज ऑलरेडी बीन कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि पी रेशियो फ्रॉम 50 ऑनवर्ड जनरली होता है ना, जब 50 रेशियो वो तो बोलता है कि वो ऊपर तरफ का मार्केट डायरेक्शन आ गया, शायद वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही वो नीचे तरफ मार्केट आता है तो 20 के नीचे आने के बाद मार्केट कभी भी रिवर्सल होगा, ऐसा माना जाता है। ओके, आई हैव नॉट ट्राइड इट, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको करना है तो उसका थोड़ा एक स्टडी करिए, जो कर रहा है उससे आप सीखिए। ये एक तरीका है जिस हिसाब से, ये टेक्निक है जिससे मार्केट के डायरेक्शन लोग चेक करते हैं, आप भी कर सकते हैं। दूसरा है लोग वर्ल्ड मार्केट्स देखते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट की मूवमेंट्स देख के भी डिसाइड होता है। जैसे मैं आज आपको कुछ मार्केट्स दिखाऊंगा, ओके, जिस आपको एज ऑफ नाउ क्या है वर्ल्ड मार्केट्स, आपको जस्ट उसका मूवमेंट आपको एक साल का दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आएगा आपको। तो लेट मी स्टार्ट विथ स्ट्रेट टाइम्स। अगर आप देखोगे तो आपको सरप्राइज होगा, बट मेनी ऑफ द मार्केट्स आर लाइक दैट। जैसे ये कोविड-19 हुआ है, ये क्रैश हुआ, ये अपने आप में बराबर है, बट मार्केट एज सच वाज नॉट ग्रेट एंड इट वाज वीक। स्ट्रेट टाइम्स यानी सिंगापुर मार्केट है, सिंगापुर मार्केट का ये हाल है जहां पे वो एक्चुअली कोई ट्रेंड नहीं था, ये नो डिक्लाइन नहीं था पर अब भी नहीं था। ओके, और ये क्रैश होने से पहले वो एक्चुअली 3 मंथ लो बना चुका था, आपको एग्जिट दे रहा था। अगर आप निकल चुके होते थे मार्केट क्रैश में, आप नहीं फंसते, पर अगर आप ये ध्यान करते हैं तो आप एक पता लगा सकते हैं उसके बारे में। अभी जैसे ये स्ट्रेट टाइम्स है, वैसे ही दूसरे भी है, जैसे शांघाई स्टॉक एक्सचेंज है। आपको सरप्राइज होगा पर शांघाई स्टॉक एक्सचेंज वाज नॉट डूइंग ग्रेट। तो काफी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, हम लोग सुनते हैं ना, कई जगह बोला जाता है कि चाइना का स्टॉक एक्सचेंज बहुत है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शांघाई स्टॉक एक्सचेंज पहले से ही थोड़ा वीक है, क्योंकि 1 साल पहले बहुत हाई था, पिछले बहुत महीनों से उसमें कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं, अप्स एंड डाउन चल रहा है। एज ऑफ नाउ भी वो अपने लो के नजदीक है, साल के जो लो है मार्केट्स के उसके नजदीक ही है, उसमें कोई ज्यादा मोमेंटम देखी गई नहीं है। तो यानी ये मार्केट भी कोई कंडीसिवली बता नहीं रहा है कि कुछ अच्छा वर्ल्ड मार्केट होगा। उसके अलावा देखते हैं हैंगसेंग, जिसे हांगकांग मार्केट बोलते हैं, जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है काफी साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी का बहुत सेंटर माना जाता है, क्योंकि काफी फाइनेंशियल जो है वो सिंगापुर और हांगकांग में ज्यादा रहता है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये कंसिस्टेंट डिक्लाइन दिखा रहा है, आप देखोगे तो इट इज एक्चुअली शोइंग व्हाट, डीग्रोथ। और अभी जो मार्केट कंडीशन है वो अपने लो के पास है, तो ये भी बोल रहा है, ये मार्केट भी बोल रहा है कि ये अभी हैंगसेंग हांगकांग मार्केट भी अभी वीक है, कोई इंडिकेशन नहीं आया कि यहां से रिवर्सल हो रहा है। उसके अलावा पोस्पी मार्केट है, जो कोरियन मार्केट है, उसका भी हालत यही है कि वो ऑलमोस्ट 1 साल के नीचे गया, पर अभी इसका जंप बाकी मार्केट से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसका जंप ये है कि ये कुछ टाइम से वो एक्चुअली ट्रेंड में आ चुका था एंड ऑलमोस्ट 1 साल का हाई बना चुका था, वहां से ये क्रैश हुआ और ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हो चुका है। क्योंकि ऑलमोस्ट 200 और 300 के बीच, 250 के आसपास है, यानी राइट नाउ यू आर नॉट श्योर इट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। तो ये एक कंफ्यूज स्टेट का मार्केट है, जो आपको एक्चुअली कोई आइडिया नहीं दे रहा है कि ये मार्केट क्या करेगा।
निक्की यानी जापान का मार्केट है, वो भी ऐसे जैसे कोस्पी है वैसे ही एक अच्छा सचक रन दे रहा था, वहां से क्रैश हुआ और थोड़ा सा रिवर्सल है। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट ए इंडिकेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ, यहाँ से वो कोई ग्रेट स्ट्रेंथ का इंडिकेशन नहीं है निक्की में भी। डाउ जोन्स आप इंडस्ट्रियल एवरेज देखेंगे तो काफी अच्छा एक्चुअली ट्रेंड हो रहा था। मे बी यू कैन से दैट कि ये एक मार्केट था जो आपको ये दिखा रहा था, शायद मे बी ट्रम्प वॉज डूइंग गुड, आई डोंट नो, बट ऑल टाइम जा रहा था, वहां से वो क्रैश हुआ और अभी ऑलमोस्ट वहीं के नजदीक में ही घूम रहा है। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ जाएगा, अभी भी ये भी एक कंफ्यूज स्टेट में चलता हुआ मार्केट है। और वही चीज आपको हाईलाइट करेगी अगर आप नास्डाक देखोगे, अच्छा ट्रेंड दिखेगा नैस्डैक का, एंड वैसे ही क्रैश होके थोड़ा रिवर्सल है, पर ये कोस्पी जैसा है जो हाफ पे थ्रू पहुंच चुका है। तो ये एक बता रहा है कि अभी भी ये ऑलमोस्ट हाफ पे थ्रू, मे बी ये गो अप और गो डाउन। ओके, अभी तक कोई स्ट्रेंथ का कोई इंडिकेशन अभी तक दिखाया नहीं है उसने। और S&P 500 का भी ऑलमोस्ट सेम हाल है। तो अगर आप वर्ल्ड मार्केट को ओवरऑल स्टडी करोगे तो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी थोड़ी वीक है, और वहां पे ज्यादातर उसमें भी थोड़े डिफरेंसेस है, जैसे शंघाई देखो या सिंगापुर देखो, तो वहां पे कोई ज्यादा चेंज नहीं है। कॉस्पी थोड़ा सा ये बता सकता है कि हाफ पे थ्रू आ चुका है, अदरवाइज निक्की और ये सारे में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखोगे, मेनली अमेरिकन मार्केट देखेंगे, तो अमेरिकन मार्केट पहले भी स्ट्रांग थे और वो बाउंस होके थोड़ा सा मिडल में आए हैं, बट वो यहीं पे घूमेंगे। अब उसको ट्रेंड देखना है कि वेदर वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता है या यहाँ से वीक होगा। तो वर्ल्ड मार्केट देखिए, अगर आपको डिसाइड करना है तो काफी लोग ये प्रीफर करते हैं, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज नाउ इट इज एन ग्लोबल इकोनॉमी, तो कैसे निफ्टी बिहेव करेगा उसके ऊपर लोग करते हैं। दूसरा एक तरीका ये कि वर्ल्ड मार्केट के अलावा आप ये देख सकते हो कि निफ्टी एंड सेंसेक्स का अपना मूवमेंट कैसा है। ओके, अगर आप देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर से अगर आप ट्रेड देखोगे तो एकदम लाइटर मूवमेंट था पिछले 3-4 महीने से, अगर खास कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं था। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो पिछले 3 महीने से वो काफी स्टेगनेंसी दिखा रहा निफ्टी, एज सच वो कंफ्यूज स्टेट में था, वहां से जो क्रैश हो गया है। और ये एक्चुअली ये कॉस्पी जैसा बिहेव नहीं है निफ्टी का और सेंसेक्स का, यानी इंडियन मार्केट इज स्टिल नियर टू इट्स लो, यानी ये वीक, अभी भी इन्वेस्टर्स आर नॉट कमिंग विद द मनी इन दिस मार्केट। अगर इन्वेस्टर्स, जो स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा लेके आएगा तो एक्चुअली मोमेंटम आनी चाहिए, बाई शुरू होना चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए, प्राइसेस शुड गो अप, विच हैज नॉट हैपेंड। तो आइडिया ये है कि एज ऑफ नाउ अगर मार्केट मूवमेंट इस बेस पे देखा जाए तो मार्केट में अभी कोई रिवर्सल मूवमेंट का कोई इंडिकेशन नहीं है। रिवर्सल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और दूसरे वापस कंटिन्यू भी कर सकता है डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, तो ये एक तरीका है जिस हिसाब से भी आप मार्केट मूवमेंट को समझ सकते हो। दूसरा होता है सेक्टरल इंडाइसिस। देखिए ओवरऑल सेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं उसके बेस पे देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्टरल इंडाइसिस है, वो सारे देख सकते हैं आप। बैंक है, आईटी है, फार्मा है, बैंक एफएमसीजी है, या फिर आपका इंफ्रा है, रियल एस्टेट है, बहुत सारे सेक्टरल इंडाइसिस अवेलेबल है। वो देख के भी लोग डिसाइड करते हैं कि हाउ कैन मेक इट, मार्केट कैसे मूव करे। चौथा है बैंकिंग सेक्टर। काफी लोग प्रीफर करते हैं, बैंकिंग सेक्टर पे डिपेंड करता है, और मैं भी काफी मानता हूं, क्योंकि बैंक क्या होता है ना, बैंक एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है इकोनॉमी की बोलते हैं ना, एक इसे स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या होता है कि उसमें अगर मोमेंटम नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि ओवरऑल सेक्टर, बिकॉज अगर ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम आएगी तो बैंकिंग सेक्टर में एक हलचल होती है, वहां पे मोमेंटम आती है, और अपने यहाँ पे काफी बैंकिंग सेक्टर की मूवमेंट काफी स्मूथ रही है, तो उसका इंडिकेशन काफी इजी होता है। तो काफी इजी होता है, इसीलिए काफी लोग प्रीफर करते हैं बैंकिंग सेक्टर को कंसीडर करने के लिए मार्केट डायरेक्शन के लिए। तो एज ऑफ नाउ अगर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही खराब है। इनफैक्ट जो क्रैश हुआ है मार्केट में वो वहीं पे है, मीन्स वो लो के एकदम नजदीक है, कुछ भी रिवर्सल दिखाया नहीं है, और ये एक काफी वरी साइन है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ओके, की सेक्टर्स देख के भी अभी दूसरा एक तरीका होता है, जैसे बैंकिंग इज रीढ़ की हड्डी देख लो, पर अगर ओवरऑल देखना है तो काफी और सेक्टर भी साथ में कंबाइन किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट मूवमेंट। जैसे मैंने बैंक देख लिया, बैंक के साथ स्टील, सीमेंट, इंफ्रा, रियल एस्टेट, दिस आर द सम ऑफ द कोर सेगमेंट ऑफ एन इकोनॉमी।
क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है और इंडियन इकोनॉमी में इनका वेटेज काफी ज्यादा है। तो ये इनफैक्ट आईटी भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारे अगर सेक्टर भी अगर आप ऐड करते हैं तो उसको भी अगर ओवरऑल सबका प्लॉट साथ में रख के देखा जाता है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसे करते हैं, तो कई बार उसको जीरो इन करके भी इंडिकेटर बेस पे भी लिया जा सकता है। तो उसको भी आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड द मार्केट मूवमेंट। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक फंड हाउसेस इसको यूज करते हैं, जो है एडवांस डिक्लाइन ट्रेंड। वो रेशियो होता है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो का ट्रेंड होता है, उसको सिर्फ अकेले भी देखा जाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा कि जैसे मार्केट में अभी 2000 स्टॉक है, तो कितने आज पॉजिटिव में गए और कितने आज नेगेटिव में बन रहा है कंपेयर टू यस्टरडे। सो एवरीडे वो प्लॉट होता है और एवरीडे प्लॉटिंग होता है और उसके हाथ में वो ट्रेंड बनता है। इनफैक्ट सिर्फ कई बार वो अकेला भी देखा जाता है और कई बार उसको निफ्टी के साथ कंबाइन किया जाता है कि निफ्टी मूवमेंट और इसके मूवमेंट में क्या डिफरेंस आता है। उसके बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट मूवमेंट कैसे आती है। ओके, सातवां एक तरीका होता है जो काफी लोग प्रीफर करते हैं, काफी फेमस है, वो है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, व्हिच आई एम बेसिकली आई एम लिटिल नॉट वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस, बट आप यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं क्योंकि मुझे ये जरा अजीब लगता है, बिकॉज मेरा रीडिंग भी ये बोलता है कि ये कुछ बहुत बैंकेबल, उसका ना डिपेंडेबल काइंड ऑफ कोई चीज नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। इनफैक्ट जनरली आरएसआई यूज होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए। बट विलियम जे ओ नेल है, जो आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव हर्ड मेनी टाइम्स उसका नाम मेरे मुंह से भी, बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है अमेरिका का और ही मेड मिलियंस इन द स्टॉक मार्केट। बहुत रिस्पेक्टेड एंड वेरी फेमस इन्वेस्टर इन अमेरिका। उसका एक इन्वेस्टर डेली करके चलता है जो हाईएस्ट लार्जेस्ट सर्कुलेशन में है स्टॉक मार्केट पब्लिकेशन। तो वो जो है वो क्या बोलता है, क्या रेयरली पे अटेंशन टू ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने काफी बार स्टडी किया और बोल रहा है कि वो एक्चुअली काम करता नहीं। आई वंस हायर्ड, उसने बोला एक बार तो मैंने एक वेल नोन प्रोफेशनल को हायर किया था कि उसमें जो स्पेशलाइजेशन था इन सब टेक्निकल इंडिकेटर्स। At the very point during 1969 market break, when I was trying to convince portfolio managers to liquidate stocks and move to cash, he was telling them it was too late to sell because the indicator said the market was oversold. यानी वो क्या बोला, जब उसने अब फंड मैनेजर्स को कन्विंस कर रहा था कि मार्केट में अभी आप बेच दो, अपना कैश पोजीशंस ले लो, ओके, तब ये बंदा अपने इंडिकेटर से बोल रहा था कि सर ओवरसोल्ड है, अब ये लेट हो गया, आप वो बोलोगे कि आप बेच दो, नॉट करेक्ट। बट एक्चुअली एक्सपीरियंस में क्या हुआ कि आफ्टर इट इज शोइंग एन ओवरसोल्ड, आफ्टर दैट इट हैज क्रैश्ड, इनफैक्ट मार्केट ब्रेक, उसका जो क्रैश है ना वो फास्ट हो गया। सो आइडिया क्या है कि वो डिपेंडेबल, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका उल्टा करना चाहिए, यानी अगर ओवरसोल्ड आ गया तो और बिकेगा, मतलब ये है कि डिपेंडेबल। वो देख ओवरबॉट मैंने कई बार देखा है, ओवरबॉट नहीं, मैंने स्टॉक में काफी देखा है, जैसे मार्केट में काफी स्टडी नहीं किया है। जब ओवरबॉट दिखता है ना, तो उसके बाद एक्चुअली ऊपर का मोमेंटम और फास्ट हो जाता है। स्टॉक में ओवरसोल्ड दिखता है, उसके बाद वो और बेचना शुरू हो जाता है। ये मैं स्टॉक में डेफिनेटली देखा है, इसलिए मैं खुद भी इस इंडिकेटर को ज्यादा मानता नहीं हूं, मैं फॉलो भी नहीं करता हूं, बट ये एक तरीका है, ये भी एक टेक्निक है जिस तरह से मार्केट का लोग देखते हैं डायरेक्शन और गैस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्लीज डोंट मीन्स माय वर्ड, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, कि जैसे बोलते हैं ना किसी को पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या होगा, ये जस्ट एक ओपिनियन बनाने की कोशिश होती है, एक डायरेक्शन समझने की कोशिश होती है। और ये एक आठवां तरीका है जो हम लोग यूज करते हैं, जो मेरा फेवरेट है और हम लोग सिखाते भी है, अल्टीमेट वे ऑफ फाइंडिंग द मार्केट डायरेक्शन। और वो तरीका बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप, मैं सबको बताता हूं, आप चेक करो, आप उसमें थोड़ा कंबाइन करना पड़ेगा। आपको दो चीज देखनी है, एक आपको देखना है कि कितने स्टॉक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओके, जैसे आप हर वीक चेक कर रहे हो और या हर डे चेक करो, आपको हर डे हर वीक में चेक करना है कि कितने स्टॉक्स हाई पे आ रहे हैं, 52 वीक हाई या 3 ईयर हाई या ऑल टाइम हाई में कितने स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स स्वेल होते हैं, यानी पहले मेरे को 5 दिख रहे थे, अब 7 दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, 20 दिख रहे हैं, 25 दिख रहे हैं। बिलीव मी, मार्केट इज टर्निंग, बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर वो कम होने शुरू होते हैं तो ऊपर जाता हुआ मार्केट रिवर्सल हो जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट बिफोर
ये मार्केट क्रैश हुआ, उससे पहले हम लोग अपनी पोजीशंस ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके थे। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट को पता होगा, उन्होंने क्लियर किया कि अपने स्टॉप लॉस लगने शुरू हो जाते। तो क्यों ऐसा हुआ था? वो होने से पहले शुरू हो चुका था। क्यों होता था? क्योंकि ज्यादातर स्टॉक उसमें से कम और बाय भी नहीं मिल रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरे लास्ट सेशंस में कुछ सेशंस पहले बताया भी था कि मेरे पास कोई पोजीशन है नहीं और मैं कब से निकल चुका हूं। क्यों निकल चुका? मुझे पता नहीं था मार्केट डायरेक्शन, बट इतना पता था कि मुझे बाय के लिए कम मिल रहा है और सेल के लिए, शॉर्ट सेल के लिए ज्यादा मिल रहे हैं। तो आई व्हाट आई हैव डन इज ओनली आई हैव रिड्यूस्ड माय बाय, जो मेरे स्टॉप लॉस होके निकल गया, तो नए बाय करने की जगह नए शॉर्ट सेल खड़े कर दिए। तो ऑटोमेटिकली जब मार्केट रिवर्स होके क्रैश हुआ था, आई बिकेम द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, वन ऑफ द, नॉट बिगेस्ट बेनिफिशियरी बट वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिशियरी। मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, ये मार्केट क्रैश में मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बड़ा, हम लोग क्या किया, जो स्टॉक नए हाई पे जा रहे कितने बढ़ रहे या कम हो रहे, ये एक इंडिकेटर को उसके साथ देखना पड़ता है। वो जो बढ़ रहे हैं ना, जिसका ट्रेंड आ रहा है, नए हाई पे जा रहे हैं, वो वॉल्यूम्स के साथ है कि नहीं? वॉल्यूम्स के साथ है, एवरेज वॉल्यूम को बीट करके वो आगे जा रहे हैं, अगर ये जो बढ़ रहा है वो स्टॉक, दैट मीन्स कि वो काफी शॉर्ट वे है। ये काफी अच्छे से काम कर रहा है, पिछले 9 साल से वो मेरे लिए काम किया है। आई एम वेरी श्योर इट वर्क्स। काफी स्टूडेंट्स एग्री करेंगे जो उतने साल से कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसलिए मैं इसको अल्टीमेट वे मानता हूं कि बहुत अच्छे से काम करता है। ये अल्टीमा सिस्टम का जो अपना मार्केट डायरेक्शन का जो मेथड है वो, सो यूज ये करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो यही यूज करना चाहिए। बाकी टेक्निक्स बहुत है, उससे मैंने जो बताया ये 8 टेक्निक्स है, उससे भी ज्यादा टेक्निक्स है। तो लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मार्केट का डायरेक्शन। फाइनली मेरा वर्ड तो यही है कि मार्केट डायरेक्शन से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। मार्केट डायरेक्शन से ज्यादा फायदा होता है आप स्टॉक पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आप देखिए नए हाई पे बाय करने वाले स्टॉक, नए लो पे शॉर्ट करने वाले स्टॉक, और उसके बारे में अगर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है, किसी भी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, इस सेम मार्केट कंडीशन में आपके पास नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एबॉट इंडिया, ऐसे स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पे है। उसी टाइम पे आपके पास वो स्टॉक भी जो ऑल टाइम लो पे है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे आपको, अभी मार्केट जब हाई पे जा रहा था तब भी आपको यही चीज दिखती है, ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो हाई पे हैं ऐसे, यानी स्टॉक अपने डायरेक्शन पकड़ के रखते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट जनरली मार्केट से ज्यादा स्टॉक में रहता है। तो मेरा ज्यादातर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि आपका काम में ज्यादा फोकस्ड रहना अपने स्टॉक की तरफ, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, तो again my words are very clear. Teacher opens the door but you must enter by yourself. मैं आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, फाइनली आपको खुद करना है, आपको डिसीजन लेना है और आपको आपके पैसे लगाने हैं। तो आपको सेंसिबली ही करना पड़ेगा, आपको बिलीव करके कन्विंस्ड हो तो ही करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करिए, श्योर हो जाइए, रिस्क कैलकुलेट करिए, कंट्रोल लीजिए, स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, ब्रेक पे आपका पाँव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ब्रेक के टाइमिंग्स मारने सीखने चाहिए। ये सारा सीखने के बाद आप पैसा लगाइए, तभी आप अपनी गाड़ी चलाइए। अब तक आप सीख रहे हो, आपको एक ओल्ड यूज्ड कार ही यूज करते हैं। देखिए आप सीखने जाओगे गाड़ी तो वो ओल्ड यूज्ड कार ही होती है। आपको एकदम नई ब्रांड न्यू होंडा सिटी में कोई आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता है, कोई आपको लंबोर्गिनी बीएमडब्ल्यू में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता है। आप सीखते हैं, कॉन्फिडेंस होने के बाद ही आप वो ड्राइव करते हैं। ये हमेशा याद रखिए। टीचर अच्छा होना डेफिनेटली जरूरत है। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ओके, अगेन कंप्लीटिंग माय सेशन विथ माय वर्ड्स दैट चैंपियन इन्वेस्टर आप बनिए। अब जैसे हम लोग अल्टीमा सिस्टम में क्रिएट करते हैं चैंपियन इन्वेस्टर को, चैंपियन इन्वेस्टर वो है जानता है राइट स्टॉक क्या है। अगेन मैंने बोला मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है आपको खुद ढूंढना है। आप सिलेक्ट करिए राइट स्टॉक, राइट टाइम पे बाय करिए, राइट टाइम पे सेल करिए, राइट पोजीशन में बाय करिए, और आपका पूरा ऑप्शन, आप जो भी काम कर रहे हो उसका पहला काम, फोकस्ड वर्क पहला होना चाहिए प्रोटेक्ट कैपिटल। ये आप में टॉप ऑफ द माइंड हमेशा रहना है। जो भी काम करेंगे पहले ये सोचना है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जो मेरा कैपिटल साफ कर दे। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कंटिन्यूस काम करने जो आप कर रहे हो। एक्चुअली आप जो भी ये सेशन में आते हो, आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड को। अब विनिंग माइंड, डेवलपमेंट ऑफ विनिंग माइंड वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो सिर्फ
1 महीना 2 महीना नहीं किया जाता, ये सिर्फ लॉकडाउन में नहीं किया जाता, वो थ्रू आउट योर आपके इन्वेस्टमेंट के दौरान कंटिन्यू किया जाता है, थ्रू आउट द लाइफ किया जाता है इनफैक्ट मस्ट से दैट। तो आप वो करिए एंड ज्यादा अगर आपको एसोसिएट होना है तो हमारे साथ, तो हम भी आपको बना सकते हैं। जो नहीं है, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स है, जो ओल्ड स्टूडेंट है, उनको लिए गुड न्यूज है, मैंने लास्ट टाइम भी किया था, आपको शायद मैसेज मिला होगा, अदरवाइज आप